नमस्कार, वर्ल्ड इन फोकस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैसे बेहद दिलचस्प और विवादित मुद्दे पर जो कि चर्चाओं का विषय एक बार फिर से बना हुआ है और वो विषय जुड़ा हुआ है ग्रीनलैंड और अमेरिकी इरादों के बीच बढ़ते तनाव पर। हाल ही में दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रपोजल ने एक नया पॉलिटिकल टर्न लिया है, जिसे लेकर वहां की जनता ने अपनी नाखुशी जताई। लेकिन ट्रंप प्रशासन अब भी अपने इरादों पर कायम है और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ग्रीनलैंड यात्रा ने इस मुद्दे को और भी गर्म कर दिया। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया जो अमेरिकी इरादों पर एक नई रोशनी डालता है। पुतिन कहते हैं कि कहना गलत रहेगा कि अमेरिकी प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का आर्कटिक में हमेशा से गहरी रुचि रही है और इसकी जो जड़ें हैं वो काफी हिस्टोरिकल है। तो इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मसलन कि क्या पुतिन रूस और अमेरिका की नई दोस्ती को मजबूत करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर आर्कटिक में रूस की बढ़ती चिंता और आस्थाओं को लेकर ये एक बयान आया है। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे की गहराई और पुतिन के बयान का दूसरा पहलू, जो शायद रूस की आर्कटिक में बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर एक चेतावनी भी हो सकता है। सवाल है कि क्या अमेरिका और रूस की साझेदारी आर्कटिक में एक नए समीकरण को जन्म देगी। इसी पर आज हमारा रहेगा फोकस और देंगे आपको हर डिटेल जानकारी। जुड़े रहें प्रोग्राम के एंड तक। करते हैं शुरुआत आज के वर्ल्ड इन फोकस की। व्हाइट हाउस में आई नई अमेरिकी सरकार बिना लाग लपेट अपनी महत्वाकांक्षाएं जता रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की और इस बात पर हालांकि वहां की आबादी नाखुशी जता चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपनी बात पर कायम है। हाल ही में यूएस की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ग्रीनलैंड पहुंचे, जिससे इस बात को और भी बल मिला। इस बीच रूस के लीडर और ट्रंप के नए दोस्त व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी इरादे पर ऐसी बात कही जो व्हाइट हाउस के पक्ष में है। तो क्या नई मित्रता को मजबूत करने के लिए पुतिन ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर ग्रीनलैंड और रूस में वाकई कोई तनाव है जिसे साधने के लिए वो अलग बयान देने लगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कही गई हाल ही में ये कौन सी बात है, पुतिन ने ग्रीनलैंड पर आखिर कहा क्या है। आर्कटिक सर्कल के सबसे बड़े शहर मुर्मांस्क में स्पीच देते हुए पुतिन कहते हैं कि बड़ी गलती होगी अगर नए अमेरिकी प्रशासन की बात ऊट-पटांग मानी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यूएस 19वीं सदी से ऐसा चाहता है, यहां तक कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उसने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की भी कोशिश की और उसके पास ग्रीनलैंड पर बड़ी योजनाएं हैं जिसकी जड़ें ऐतिहासिक हैं। ये स्वाभाविक है कि आर्कटिक में उसकी भौगोलिक, रणनीतिक और आर्थिक दिलचस्पी है। लेकिन अब यहाँ पुतिन के बयानों का दूसरा पहलू भी है। अब तक आर्कटिक में सबसे मजबूत देश वही रहा। अमेरिकी आमद के बाद इस पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसे लेकर वो कहीं ना कहीं चिंतित भी नजर आए। पुतिन स्पीच के बीच ये साफ करना नहीं भूले कि वो भले ही आर्कटिक में किसी को छेड़ नहीं रहे, लेकिन उनकी नजर इस पर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर वो उनकी सैन्य ताकत भी बढ़ाएंगे। तो अब सवाल बनता है कि इसका मतलब क्या है। पुतिन दो नावों की सवारी करते दिख रहे हैं। वो ट्रंप से अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए एक तरफ तो ग्रीनलैंड के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ यह आशंका भी जताते हैं कि कहीं रूस आर्कटिक से भी अपनी मजबूती ना खो दे। मतलब इसे लेकर अपनी एक बात वो इनडायरेक्टली कह देते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर पूरे आर्कटिक में इन्वेस्ट करे ताकि नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा लिया जा सके। अब रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के चीफ अधिकारी दिमित्रियेव कहते हैं कि वो बर्फीले इलाके में जॉइंट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब क्योंकि बात ग्रीनलैंड की हो रही है तो बता दें कि रूस और ग्रीनलैंड का अपना एक इतिहास रहा है। क्या इतिहास है जाने वो भी। ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा आर्कटिक में आता है और यही वो क्षेत्र है जो जिसे रूस रणनीतिक महत्व का मानता हो। रूसी मिसाइलों के लिए अमेरिका की तरफ सबसे छोटा रास्ता ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। रूस ने शीत युद्ध के टाइम से इस क्षेत्र में भारी सैन्य इन्वेस्ट किया। बता दें कि रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा आर्कटिक तट है जो उसकी उत्तरी सीमा से होते हुए गुजरता है। इसे संभालने के लिए मॉस्को ने वहां बेहद मॉडर्न सैन्य बेस बना रखा है और इसके अलावा उसके पास 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज हैं जो वहां किसी जंग की स्थिति में कारगर साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सामरिक लिहाज से देखें तो रूस
यहाँ सबसे ज्यादा दमखम के साथ मौजूद है। तो ये है रूस और ग्रीनलैंड का इतिहास। अब सवाल है कि क्या ग्रीनलैंड में भी है मॉस्को? ग्रीनलैंड में उसकी कोई आधिकारिक मौजूदगी नहीं है, लेकिन कई बार उस पर आरोप लगे हैं कि वो यहाँ भी अपनी खुफिया एक्टिविटीज रखता है। जैसे कि साल 2019 में डेनमार्क ने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वो ग्रीनलैंड में अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए जासूसी मिशन चला रहा है। रूस से कई वैज्ञानिक टीमें रिसर्च के लिए ग्रीनलैंड जाती रही हैं और इसे लेकर भी वो घिर चुका है कि शायद जासूसी या सैन्य सर्वे का तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर अभी आर्कटिक में अमेरिका का कितना हिस्सा है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रीनलैंड वैसे तो अमेरिका का विरोध कर रहा है, लेकिन वहां दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही अमेरिकी एयरबेस है और इसके अलावा अमेरिका आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, जो उसके पास वहां कुछ समुद्री क्षेत्र भी है। तो आर्कटिक में उसका सबसे बड़ा राज्य अलास्का ही है। इस पहलू से जुड़े और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जिनका आंसर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड और राजनीतिक स्थिति को जानना भी इस लिहाज से जरूरी हो जाता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे वर्ल्ड इन फोकस में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत वर्ल्ड इन फोकस में। और आज हमारा फोकस है ग्रीनलैंड पर, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर से कुछ हलचल देखी गई है, लेकिन इस हलचल में अब एक और जो पहलू है वो कहीं ना कहीं रूस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो हमने आपको बताया कि पुतिन ने उस पर कहा क्या है, लेकिन अब इस सेगमेंट में हमें ग्रीनलैंड और उसकी राजनीतिक स्थिति को समझने की जरूरत है। और ऐसे में जब हम बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागरों के बीचों बीच एक टापू है, एक द्वीप है, जिसकी खोज 10वीं सदी में हुई थी और इसके बाद यहाँ पर यूरोपीय कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई। लेकिन वहां के हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे कि कब्जा छोड़ दिया गया और बाद में लगभग 14वीं सदी के आसपास यहाँ डेनमार्क और नॉर्वे का एक संघ बन गया, जो इस पर संयुक्त रूप से राज करने लगा। अब सवाल है कि कौन रहता है ग्रीनलैंड में। विस्तार के मामले में देखें तो दुनिया के 12वें सबसे बड़े देश की आबादी लगभग 60,000 है और इनमें स्थानीय आबादी को इनुइट कहते हैं, जो डेनिश भाषा ही बोलते हैं, लेकिन इसका कल्चर डेनमार्क से काफी अलग है। बर्फ चट्टानों से भरे इस देश में आय के खास जरिए की बात करें तो कोई जरिया नहीं सिवाय सैलानियों के। इनुइट दुकानदार लोकल केक, बर्फीली मछलियां, रेंडियर के सींग से बने शो पीस बेचकर पैसे कमाते हैं। मंगोलों से ताल्लुक रखती है ये जनजाति, एस्किमो भी कहलाती है, जो बेहद ठंडे मौसम में कच्चा मांस खाकर भी जी पाती है। रही सही बात 19वीं सदी की, तो इस सदी में इस पर डेनमार्क का कंट्रोल हो गया और अब भी ये व्यवस्था कुछ हद तक ऐसी ही है। बात एक बार फिर से आज के ग्रीनलैंड की। फिलहाल ये एक स्वायत्त देश बन चुका है जो डेनमार्क के अधीन आता है और वहां अपनी सरकार तो है, लेकिन वहां के इश्यूज काफी बड़े हैं। फॉरेन पॉलिसीज जैसी बातों को डेनिश सरकार ही देखती है। और अब फिर बात आती है कि अमेरिका इस पर कंट्रोल आखिर करना क्यों चाहता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, इसका रणनीतिक महत्व एकदम से उभरकर सबके सामने आया था। अमेरिका ने तब यहां अपना एक एयर बेस बना लिया ताकि पड़ोसियों पर नजर रखनी आसान हो जाए। ग्रीनलैंड जहां पर बसा है वहां से यूएस, रूस, चीन और यहां तक कि उत्तर कोरिया से आ रही किसी भी मिसाइल एक्टिविटी पर न केवल नजर रखी जा सकती है बल्कि उसे रोका भी जा सकता है। और इसी तरह से वो यहां से एशिया या यूरोप में मिसाइलें भेज भी सकता है। तो डिप्लोमेटिकली देखी जाए, रणनीतिक तौर पर देखा जाए, डिफेंस तौर पर देखा जाए तो ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि ग्रीनलैंड मिनरल रिच देश है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ के जो मिनरल्स हैं और एनर्जी रिसोर्सेस है उसकी माइनिंग भी बढ़ रही है और यहाँ से सारे वो खनिज जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ वेपन्स में इस्तेमाल होते हैं, फिलहाल चीन उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। अब अमेरिका इस कतार में आगे रहना चाहता है। ग्रीनलैंड के आसपास बर्फ पिघलने से नए समुद्री व्यापार मार्ग खुल सकते हैं।
जो वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। आप देखें कि आर्कटिक में तेजी से पिघलती बर्फ के कारण ग्रीनलैंड के पास से गुजरने वाले समुद्री मार्ग साल में ज्यादा वक्त तक खुले रह सकते हैं और अब तक आजमाए जा चुके व्यापार मार्गों की बजाय ये रास्ते यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को काफी घटा देंगे। अब फिर सवाल है कि यूएस अब तो कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाना है, लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। यूएस ने कब कब जताया ग्रीनलैंड को खरीदने का इरादा, आप जरा वो भी जानें। साल 1867 की बात है जब तत्कालीन एंड्रयू जॉनसन प्रशासन ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों को लेने की पेशकश की थी और यही वो वक्त था जब उसने अलास्का को रूस से कौड़ियों के मोल खरीदा और इसी क्रम में उसे आस बंध गई कि ये हिस्से भी उसे मिल जाएंगे, लेकिन डेनमार्क ने इसे मना कर दिया। 1867 के बाद बात आती है 1946 की। साल 1946 में राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन ने $100 मिलियन के बदले ग्रीनलैंड को लेना चाहा। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद का समय था। डेनमार्क उतना मजबूत नहीं था। यूएस ने उसे $100 मिलियन की कीमत का गोल्ड देने तक की बात कही, लेकिन वो तब भी राजी नहीं हुआ, यानी कि बात नहीं बनी। और उसके बाद ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में सार्वजनिक तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही, यहां तक कि उसे रियल एस्टेट डील तक कह दिया, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो सका। नाराज ट्रंप ने वहां अपनी तय यात्रा रद्द कर दी और अपने सेकंड टेन्योर में ट्रंप साहब फिर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बातें एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन कितनी दफा इस बात को दोहरा चुके हैं। कुल मिलाकर ट्रंप मानते हैं कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद इंपॉर्टेंट है। 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल, इस ज्योग्राफिकल एरिया की आबादी वाले इस ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है और कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की इकोनॉमी डेनमार्क की सब्सिडी पर डिपेंड है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस द्वीप की 80% हिस्से पर स्थायी रूप से तकरीबन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी रहती है। इनफैक्ट ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सजेशन दिया हो। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा, जैसे हमने आपको पहले बताया, लेकिन वो प्रपोजल जिस पर कोई बात नहीं बनी और अब फिर से प्रपोजल की बात नहीं आ रही, यहाँ पर सीधा कंट्रोल की बात आ रही है। लेकिन सीधा कंट्रोल की बात करना और इसे इंप्लीमेंट करना, इसे प्रैक्टिकली देखना, क्या वाकई अमेरिका के लिए इतना इजी है? क्या वाकई ग्रीनलैंड पर कंट्रोल कर पाना इतना इजी है? शायद नहीं। और इसे लेकर किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर मान लीजिए कंट्रोल हो भी जाता है तो वो कंट्रोल किस तरीके का होगा? पहली बात तो यही है कि वो कंट्रोल कर पाना क्या वाकई इजी है। हम उस संक्षेप में भी, उस रेफरेंस में भी इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे वर्ल्ड इन फोकस में। वर्ल्ड इन फोकस में आज हमारा फोकस एक ऐसे मसले पर है जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रपोजल ने वैश्विक मंच पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। ये थॉट हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ही देशों से विरोध के बावजूद अमेरिकी प्रशासन का एक अहम एजेंडा बना हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? क्या ग्रीनलैंड का इतना अहम रणनीतिक स्थान, साथ ही वहां की स्वायत्तता और डेनमार्क के साथ राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस, अमेरिका के इस प्रपोजल को साकार होने देंगे? इसका क्या होगा जवाब? आज हम इस मसले के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रीनलैंड की खरीद को लेकर क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या है जटिलताएं और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर हो सकता है। ग्रीनलैंड को खरीदने का विचार अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मसलन क्या है वो कारण, आपको बताएंगे और साथ साथ में आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी देंगे। सबसे पहला पहलू जो आता है वो है राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलू। देखिए, ग्रीनलैंड और डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जो हम एक बार नहीं कई बार रिपीट कर चुके हैं, जो डेनिश सम्राट के अधीन आता है। डेनमार्क ने पहले भी अमेरिका के प्रस्तावों को नकारा
था और ऐसा लगता है कि डेनमार्क इस पर फिर से विचार नहीं करेगा। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने का फिर से प्रस्ताव देता है तो ये डेनमार्क की इंटेग्रिटी पर सीधा सवाल उठाएगा, जो एक कठिन राजनीतिक स्थिति होगी। दूसरा पहलू है ग्रीनलैंड की स्वायत्तता। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका अपना संसद है, अपनी सरकार है। हालांकि बाहरी मामलों और रक्षा नीति के मामलों में डेनमार्क की सरकार का इंटरफेरेंस है, फिर भी ग्रीनलैंड के लोग अपनी आंतरिक नीतियों में काफी हद तक स्वतंत्र हैं। ग्रीनलैंड की अपनी राजनीति और संस्कृति है और इसके नागरिकों का डेनमार्क से गहरा जुड़ाव, जो इसे अमेरिका को बेचने के विचार से अलग सोच रखता है। तीसरा पहलू है आर्थिक पहलू। ग्रीनलैंड के पास महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं और आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तनों के कारण इसके संसाधनों और रणनीतिक महत्व बढ़ जाते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक डेनमार्क पर निर्भर है। अगर अमेरिका इसे खरीदता है तो ये ग्रीनलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बड़े प्रभाव डाल सकता है और इसके स्थानीय नागरिकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद पहलू आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रयास करता है तो ये वैश्विक स्तर पर एक बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। रूस, चीन और अन्य देशों की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये कदम उन्हें चिंता में डाल सकता है और रूस पहले ही आर्कटिक में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर चुका है और चीन भी इस क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। और फिर बात आती है समझौते और कूटनीति की। जबकि अमेरिका और डेनमार्क के बीच अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं, ग्रीनलैंड की खरीद बिक्री एक जटिल प्रक्रिया होगी जिसमें कई पक्षों के समझौते और सहमति की आवश्यकता होगी। इसके लिए लंबी बातचीत, कूटनीतिक दबाव और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ग्रीनलैंड को खरीदने का अमेरिका का सपना वास्तव में वास्तविकता से बहुत दूर लगता है। ये कठिन राजनीतिक और कूटनीतिक प्रक्रिया होगी जो अन्य कई कारकों पर निर्भर करेगी। तो इस बात से हमें ये समझने को मिलता है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का विचार वे एक सामान्य व्यापारिक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक, कुछ आर्थिक और कूटनीतिक पहलू है। जहां एक और अमेरिका की आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत करने की इच्छा नजर आती है, तो दूसरी ओर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लिए ये एक संवेदनशील मामला है जिसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता। आखिरकार ग्रीनलैंड की खरीद अमेरिका के लिए संभव या आसान नहीं दिखती और इसके लिए बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय बाधाएं सामने आ सकती हैं। लेकिन इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? आप हमें लिखना ना भूलिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। और प्रोग्राम को लेकर यदि किसी तरीके का कोई सुझाव आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।